वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 से। इसका टाइटल है रोज लिमिटेड और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि रोज लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। यानी जिस चीज़ के बारे में हमें कोई स्पेसिफिक रेट गिवन होगा फिर उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ये 30% यूज़ कर रहे होंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर RL incurred advertising cost of rupees 15 million. This cost is to be allowed as tax deduction over 5 years from 2017 to 2021। तो यहाँ पे हमारा जो है डेफर टैक्स राइज होगा क्योंकि हम फॉरेन एक्सपेंस बना रहे हैं जबकि टैक्स वाले उसको ओवर 5 ईयर्स एक्सपेंस बना रहे हैं, तो टेम्परेरी डिफरेंस है, डेफर टैक्स वुड राइज। थर्ड है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 40 मिलियन एज एट 31 दिसंबर 2017। तो ये इनकी कैरिंग अमाउंट हो गई, विच इंक्लूड अनअर्नड कमीशन ऑफ रुपीज़ 10 मिलियन। कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज़ अर्नड बाय द कंपनी। यानी जब आप नेक्स्ट ईयर में उसको अर्न कर लेंगे तो तभी आप टैक्स पे कर रहे होंगे। तो इस पे तो डेफर टैक्स राइज नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपका भी रेवेन्यू आप नेक्स्ट ईयर बना रहे होंगे और टैक्स वाले भी नेक्स्ट ईयर ही बना रहे होंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इज रुपीज़ 25 मिलियन। तो 40 में से 10 निकाल दें, बाकी 30 वर्सेज 25 से 5 का हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा। फोर्थ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, other receivables amounted to rupees 17 million as on 31st December 2017, which include dividend receivable of rupees 8 million. Dividend income was taxable on receipt basis at 20% in 2017. However, with effect from 1st January 2018, dividend received is exempt from tax. तो डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम इसको एग्जेम्प्ट वाले सिनेरियो में देखेंगे अगर डेफर टैक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। और करंट ईयर के अंदर अगर हम देखें तो हमने इसको डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो डिविडेंड रिसीवेबल है उसके ऊपर अगर हम डेफर टैक्स के एंगल से देखें तो हम एग्जाम्प्ट को कंसीडर करेंगे। डेफर टैक्स में फ्यूचर पीरियड में जब एसेट ने रियलाइज होना होता है तब के रेट्स को यूज़ किया जाता है। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल इज 6 मिलियन, तो इसको भी हम सिंपली कंपेयर कर लेंगे। फिफ्थ इंफॉर्मेशन है, on 1st April 2017, RL invested rupees 40 million in a fixed deposit account for 1 year at 10% per annum. Interest will be received on maturity। यानी अभी आपको नहीं मिलेगा, एंड ऑफ द टर्म पे मिलेगा, जो जब पूरा फॉर 1 ईयर आपने किया तो 1 ईयर के बाद मिलेगा, अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च। Interest was taxable on receipt basis at 10% in 2017. However, with effect from 1st January 2018, interest received is taxable at 15%। अब एक्चुअली जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होना है तो तब आपका रेट जो है वो 15% हो, तो उसको यूज करेंगे। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन है, ऑन 1st January 2016 a machine was acquired on lease for a period of 4 years at an annual rental of rupees 28 million payable in advance। तो एनी टू ड्यू प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज करेंगे। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। अंडर द टैक्स लॉज ऑल लीज रिलेटेड पेमेंट्स आर अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। यानी आपको डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं होना, उसकी जगह पर आपको रेंटल अलाउ होना है। डिटेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। On 1st January 2017, RL acquired a plant at a cost of rupees 250 million। तो साल के शुरू में एक्वायर किया था। It has been depreciated on straight line basis over a useful life of 6 years। RL is also obliged to incur decommissioning cost of rupees 50 million at the end of useful life of plant। Applicable discount rate is 8%। तो ये जो डीकमिशनिंग कॉस्ट है इसकी हम प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे और उसको एसेट की कॉस्ट में भी इंक्लूड करेंगे, फिर एसेट की डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट देखेंगे और साथ ही जो हमारी प्रोविजन है उसमें इंटरेस्ट ओवर द ईयर ऐड हो जाएगा। On 1st July 2017, RL sold one of its 4 buildings for rupees 60 million। These buildings were acquired on 1st January 2013 at a cost of rupees 100 million each, having useful life of 30 years। तो अगर हम ईयर एंड देखें दैट इज एंड ऑफ 2017, तो 13, 14, 15, 16 एंड 17 टोटल 5 ईयर हो चुके हैं हमारे ईयर एंड तक इनको एक्वायर किए हुए, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। और एक सेल हो गई है, यानी टोटल 5 थी, टोटल तो 3 बिल्डिंग्स रह गई हैं।
The dismantling cost will be allowed for tax purposes when paid. Tax depreciation rate for all owned fixed assets is 10% on reducing balance method. Further, full year tax depreciation is allowed in the year of purchase, while no depreciation is allowed in the year of disposal. सो जो हमारे पास सिचुएशन है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ने ऑब्वियसली टिपिकली जब पे होती है तभी उसने रिकग्नाइज होना है, तो उसकी टैक्स बेस नील होगी. टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पर. और जो इसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें है कि कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट टू बी रिकग्नाइज्ड इन आरएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2017. तो हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट कैलकुलेट करना फॉर द स्टेटमेंट. तो इस क्वेश्चन में ना हमें कोई रिकन्सिलेशन बनानी है, डाटा भी इस टाइप का नहीं है, और कुछ डाटा मिसिंग है जिसकी वजह से हम करंट टैक्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. तो ऑल वी हैव टू डू इज कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स. तो अब आंसर डेवलप करते हैं. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं आंसर के लिए. तो एंटिटी का नाम हम लिख देते हैं रोज लिमिटेड. कंपुटेशन हम कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट की, जो भी कैलकुलेट होकर आएगा एज ऑन 31 दिसंबर 2017. तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें एक जो वर्किंग बनानी है उसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस को कंसीडर करना होगा. तो डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, क्वेश्चन का रेफरेंस मेंशन कर देंगे ताकि बाद में अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे. कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस रुपीज़ इन मिलियन, जो कि प्रिसीशन लेवल है क्वेश्चन के अंदर, राउंडिंग ऑफ यूज़ हुई है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में डाटा को देखते हैं. हमारा जो फर्स्ट डाटा आइटम है दैट इज़ के 30% टैक्स रेट लेना है अदर देन जहाँ पर अदरवाइज स्टेटेड हो, जैसे एक जगह पे 15% गिवन था. तो सेकंड जो पॉइंट है अब उसको फोकस करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आरएल इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ ₹15 मिलियन. अब आरएल ने तो जो एंटिटी है उसने तो इसको एक्सपेंसिव बनाना है. I38 में क्लियरली है कि आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते. कॉस्ट टैक्स डिडक्शन के तौर पर अलाउ नहीं है ओवर 5 ईयर्स. तो 1 ईयर की जो है आप अमाउंट माइनस कर दें तो बाकी जो 4 ईयर से रिलेटेड अमाउंट होगी वो टैक्स बेस होगी इसकी. सो इसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं अपनी डेफर टैक्स के अंदर. तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 है. इसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो निल है क्योंकि हमने इसे एक्सपेंस बनाया है, तो एसेट के तौर पे इसकी कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है. जबकि टैक्स वाले से ओवर 5 ईयर्स अलाउ करेंगे, इट मीन्स कि 15 में से 1 ईयर की डेप्रिसिएशन. अब 1 ईयर की डेप्रिसिएशन 15 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो 15 माइनस 3 इट वुड बी 12. एंड इट मीन्स कि हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा. अब क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो एसेट की नेचर में है कि इसको टैक्स वाले एसेट समझ रहे हैं, हम तो इसे एसेट नहीं समझ रहे, तो कैरिंग अमाउंट 0 है, टैक्स बेस 12 है. और एसेट में अगर कैरिंग अमाउंट लोअर हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है, तो वो हम नोट कर लेंगे. तो ये हमारा एक आइटम कवर हो गया. क्वेश्चन की थर्ड इंफॉर्मेशन पे चलते हैं. Trade and other payables amounted to ₹40 million as on 31st December 2017, which include unearned commission of ₹10 million. Commission is taxable when it is earned by the company. यानी हम भी नेक्स्ट ईयर में रिकग्नाइज करेंगे, कंपनी भी नेक्स्ट ईयर में करेगी, तो इसका मतलब है टैक्स बेस सेम ही होगी. और दिस इंफॉर्मेशन हम अपनी डेफर टैक्स की वर्किंग की तरफ चलते हैं. और इंफॉर्मेशन नंबर 3 की बेस पर अब हमें ट्रेड एंड अदर पेबल्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए. एक अनअर्न्ड कमीशन और एक जो अदर्स हैं इसके अलावा है. अब अनअर्न्ड कमीशन में जो सिचुएशन है कि उनकी कैरिंग अमाउंट 10 है और टैक्स बेस भी 10 ही होगी, लेकिन एक से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैरिंग अमाउंट माइनस रेवेन्यू नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर. तो रेवेन्यू तो फ्यूचर में टैक्स होना है क्योंकि फ्यूचर में अर्न होगा और फ्यूचर में टैक्स होना है, तो रेवेन्यू नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर 0 है. तो दैट मीन्स 10 माइनस 0 वुड बी इक्वल टू 10. और इसके ऊपर जो हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है वो भी फिर 0 हो जाएगा.
जहाँ तक अदर एसेट्स की बात है तो 40 में से 10 निकाल दें तो बाकी जो आपके पेबल्स बचते हैं वो हैं 30 के। और क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है कि उनकी जो टैक्स बेस है दैट इज़ 25। इससे हमारे पास 5 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाता है। तो ट्रेड एंड अदर पेबल से रिलेटेड ये हमारी वर्किंग बन जाती है। इंफॉर्मेशन नंबर 4, अदर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू रुपीज 17 मिलियन विच इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ मिलियन। तो 8 मिलियन के डिविडेंड है और बाकी 9 मिलियन है। डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 20% इन 2017। हम क्योंकि डेफर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 20% रेलेवेंट है कि ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि 1 जनवरी जो हमारा फ्यूचर पीरियड है ये एग्जाम्प्ट होगा। टैक्स बेस ऑफ बाकी जो एसेट है वो 6 मिलियन। सो डिविडेंड और अदर एसेट्स को देखते हैं। तो हम अदर रिसीवेबल्स को दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, डिविडेंड रिसीवेबल एंड अदर देन दैट। और जो हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज 4। तो डिविडेंड रिसीवेबल की जो अमाउंट है दैट इज 8 और टोटल 17 में से 8 निकाल दें तो बाकी बच जाते हैं 9। अब डिविडेंड की अगर हम बात करें तो क्योंकि जब हम बात करते हैं टैक्स बेस ऑफ एसेट्स की, और अगर उसके फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो टैक्सेबल ना हो तो उसकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल होती है। तो अप्लाइंग दैट रूल हमारे पास टैक्स बेस जो है वो भी 8 आएगी और देयर वुड बी नो टेम्परेरी डिफरेंस राइजिंग। जो बाकी अदर रिसीवेबल्स हैं उनकी टैक्स बेस क्वेश्चन में गिवन है 6, विच मीन्स कि हमारे पास 3 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। तो ये अदर रिसीवेबल से रिलेटेड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर 5 है, ऑन 1 April 2017 RL invested rupees 40 million in a fixed deposit account for 1 year at 10% per। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी, यानी 1 साल बाद मिलेगा। इस ईयर में अभी तक हमें इंटरेस्ट नहीं मिला और इंटरेस्ट जो टैक्सेबल है वो एट 10% इन 2017, लेकिन 17 में तो रिसीव ही नहीं हो रहा। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टैक्सेबल एट 15%। तो हम 15% को यूज़ करेंगे, 10% को नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर का रेट 15% है। और हमें जो इंटरेस्ट रिसीवेबल हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे अक्रूवल बेसिस पर, तो वो पूरे 1 ईयर का नहीं होगा, 9 मंथ्स का होगा, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, 5th पॉइंट है क्वेश्चन का। और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 40 मिलियन का डिपॉजिट है, 10% पे 9 मंथ्स के हिसाब से हमारी वैल्यू बन जाएगी 3 की। और इसकी टैक्स बेस जो है वो बेसिकली क्या होगी, क्योंकि फ्यूचर में जब रिसीव हो रहा होगा तब टैक्स लगेगा, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल हैं और एसेट के अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल हों तो उसकी टैक्स बेस इक्वल होती है फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट के। फ्यूचर में जो 3 मिलने हैं उन पे टैक्स लगना है, तो डिडक्टेब जो रेलिवेंट अमाउंट है वो 3 का इनकम तो होनी है लेकिन उसके अगेंस्ट एक्सपेंस तो कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। तो फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट जो है वो हमारी 0 है और इस वजह से हमारी टैक्स बेस भी 0 होगी। इस पर जो हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है वो 3 का राइज होगा और क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 अ मशीन वाज एक्वायर्ड ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years at an annual lease rental of 20 payable in advance, interest rate implicit in the lease 10%। अंडर द टैक्स लॉज लीज रिलेटेड पेमेंट्स आर अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। टिपिकल जो लीज की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन एग्रीमेंट 2016 के स्टार्ट में और हम 2017 के एंड पर हैं, यानी 2 ईयर हो चुके हैं। तो हमें जो लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है और एसेट की कैलकुलेशन करनी है वो 2 ईयर्स की बेस पर करनी है। तो इसको पहले एक सेपरेट वर्किंग में कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो लीज लाइबिलिटी को इनिशियल रिकग्निशन जो 1 जनवरी 2016 पर होगी
28 मिलियन के हमारे 4 रेंटल्स हैं और पेमेंट इन एडवांस है, तो एन्युटी ड्यू का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 97.63। फिर क्योंकि पेमेंट इन एडवांस है तो फर्स्ट पेमेंट हो जाएगी 28 की, तो हमारा जो बैलेंस है लीज लाइबिलिटी का वो 69.63 रह जाएगा। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना है 10% के हिसाब से, एंड दैट वुड बी 6.96। तो हमारी जो फर्स्ट ईयर के एंड पर विच मीन्स 31 दिसंबर 2016 वैल्यू 76.6 की होगी। वंस अगेन पेमेंट इन एडवांस है तो पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, टेन परसेंट के हिसाब से 4.86 बनता है। और हमारे पास 31 दिसंबर 2017 जो हमारा ईयर एंड है उस पर वैल्यू आ जाती है इंटरेस्ट को इंक्लूड करके 53.45। तो ये तो हमारे पास लीज लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई, कैरिंग अमाउंट, और टैक्स बेसिस की हमेशा ज़ीरो होती है। राइट ऑफ यूज एसेट की बात करें तो राइट ऑफ यूज एसेट भी इनिशियल रिकग्निशन पर तो लीज लाइबिलिटी के इक्वल ही रिकॉर्ड होगा, दैट इज 97.63। बाद में हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, और क्योंकि 2 ईयर्स हो गए हैं तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और टोटल लाइफ जो है वो 4 ईयर्स है। तो दैट वुड बी 48.82। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं उसमें हम लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट लिखेंगे और राइट ऑफ यूज एसेट की कैरिंग अमाउंट लिखेंगे। टैक्स बेस इनकी ज़ीरो होती है क्योंकि टैक्स वाले रेंटल को मानते हैं, वो आपके एसेट या लाइबिलिटी को नहीं मानते, इसी वजह से ना डेप्रिसिएशन अलाउ हो रही होती है ना वो इंटरेस्ट को अलाउ कर रहे होते हैं। सो लीज अरेंजमेंट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नंबर 6 है। तो एक हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट है और एक हमारे पास लीज लाइबिलिटी है रेलिवेंट आइटम। ये दोनों हमने वर्किंग 1 में स्टैब्लिश कर लिए हैं। कैरिंग अमाउंट हमने इनकी कैलकुलेट की है, राइट ऑफ यूज एसेट की 48.82 और लीज लाइबिलिटी की 53.45। टैक्स बेस तो दोनों की ज़ीरो है, तो हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट में क्योंकि एसेट है और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, और लीज लाइबिलिटी में क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 53.45 का। इंफॉर्मेशन नंबर 7 पर चलते हैं और इसके फर्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। On 1st January 2017, RL acquired a plant at a cost of rupees 250 million. It has been depreciated on straight line basis over a useful life of 6 years. Or RL is also obliged to incur decommissioning cost of rupees 50 million at the end of useful life. Applicable discount rate 8%. सो इसकी भी हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि टैक्स के अंदर जो इन्होंने मेथड बताया हुआ है वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी ध्यान में रखना है। तो प्लांट को विद प्रोविजन ऑफ डीकमिशनिंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टैक्स बेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एसेट की कॉस्ट हमें गिवन है 250 मिलियन, उसमें से हम टैक्स की डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे जो कि 10% रिड्यूसिंग बैलेंस रेट है, दैट वुड बी 25 मिलियन, और हमारे पास टैक्स बेस आ जाएगी 225। नेक्स्ट हम प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की इनिशियल रिकग्निशन प्रेजेंट वैल्यू पर होगी, और 50 मिलियन क्योंकि 6 ईयर्स के बाद देने और 8% का रेलिवेंट डिस्काउंट रेट है तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास बन रही है 31.51। और ये तो साल के शुरू की वैल्यू है, तो 8% के हिसाब से ईयर एंड पर हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 2.52। और हमारे पास जो
ईयर एंड पर इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी प्रोविजन की, दैट वुड बी 34.03। तो प्रोविजन की क्योंकि पेमेंट के टाइम पर आपको अलाउ होना है टैक्स में, तो इसकी जो अभी तो वो लाइबिलिटी को नहीं मानते, तो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट वुड बी इक्वल टू जीरो, टैक्स बेस जीरो होगी। अब हमने प्लांट की टैक्स बेस कैलकुलेट कर ली है, लेकिन प्लांट की कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली डेप्रिसिएशन और प्रोविजन का इम्पैक्ट होगा। सो कॉस्ट जो है वो इनिशियल रिकग्निशन 250 पर होगी। इसमें हम जो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन है इसको ऐड कर देंगे, $31.51। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 281.51। इस पर हमने डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज कर लेनी है। 6 ईयर्स की लाइफ है और 1 साल हुआ इस प्लांट को लिए हुए। 46.92 की डेप्रिसिएशन और हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 234.59। तो हमारे पास अब प्लांट की कैरिंग अमाउंट भी है, टैक्स बेस भी है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस हमें पता है कि ज़ीरो है। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन नंबर 7 से रिलेट करता है प्लांट। इसमें एक हमारे पास रेलिवेंट आइटम प्लांट का है, दूसरी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है जिस पर हमने वर्किंग 2 डेवलप की है। तो प्लांट की जो कैरिंग अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की दैट वाज 234.59। टैक्स बेस जो है दैट इज 225, विच मीन्स के कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है एसेट की, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की कैरिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट की है 34.03। टैक्स बेस इसकी ज़ीरो होगी क्योंकि फ्यूचर में डिडक्शन मिलनी है आपको कैश बेसिस पर, तो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट वुड बी ज़ीरो और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा बिकॉज दिस इज लाइबिलिटी। अब 7th का ही नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन 1 जुलाई 2017 RL सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग। तो 4 में से जब एक बिल्डिंग सेल कर दी, 3 बिल्डिंग्स बच गई। अब कितने की बिल्डिंग थी, कितने की सेल की, ये तो गेन का इशू है, ये करंट टैक्स को अफेक्ट करेगा। डेफर टैक्स में हम अल्टीमेट अपनी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में इंटरेस्टेड हैं। तो ये बिल्डिंग हमें ईच की और इनकी जो यूज है वो 30 ईयर्स है। तो 2013, 14, 15, 16, 17 5 साल हो चुके हैं और 300 इनकी कॉस्ट है। कैरिंग अमाउंट हमने सिंपली ऐसे कैलकुलेट करनी है, जो लाइफ है उसकी बेस पर 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी और 10% टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारे पास टैक्स बेस भी आ जाएगी। तो इसको हम सिंपली शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन नंबर 7। अब इसका लॉन्ग वे तो ये है कि हम 300 में से 5 साल की जो है डेप्रिसिएशन लेस करें और फिर कैलकुलेशन करें। अदरवाइज हम डायरेक्ट 25 ईयर्स की क्या वैल्यू होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 300 डिवाइड बाय 30 इंटू 25, विच मीन्स कि हम कह रहे हैं कि 5 साल की वैल्यू कम कर दें और 25 ईयर्स की जो बाकी वैल्यू उसको हम ले लें, तो दैट वुड बी 250। इसको अल्टरनेटिवली आप 300 में से 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लेस करके भी निकालेंगे तब भी 250 आएगा। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है टैक्स के अंदर 10%। 10% का मतलब ये है कि एसेट ने रिफ्लेक्ट होना है अपनी वैल्यू का 90% पर और ऐसा 5 ईयर्स तक कंजेक्टिवली होना है। तो अगर हम शॉर्टकट यूज करते हैं कि 300 इंटू 90% और 0.90 रेज टू पावर 5 यानी 5 साल तक वो 90% से मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी दैट इज 177.15। अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि 300 की कॉस्ट लें और 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 5 ईयर्स तक कैलकुलेट करें, तो फिर आपके पास आफ्टर 5 ईयर्स जो फिगर आएगी दैट वुड बी सेम 177.15। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है
तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहा है 72.85 का, और क्वेश्चन के तमाम जो हमारे टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस थे वो यहाँ पर अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो जब हम डिडक्टेबल और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो अब हमारा काम है कि हम डेफर्ड टैक्स उस पर कैलकुलेट कर लें। तो डेफर्ड टैक्स जो वर्किंग होगी और फिर लाइबिलिटी एसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर रेट 30% है, लेकिन एक आइटम ऐसा है जिस पर हमारा रेट जो होना था दैट वाज बिट डिफरेंट, और वो है 15% ऑन द इंटरेस्ट। तो पहले हम इंटरेस्ट की ऊपर ही टैक्सेबल जो टेम्परेरी डिफरेंस है उसको ले लेते हैं। इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उस पर आप देख सकते हैं कि हमारा 3 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो 3 का 15% जो रेलिवेंट रेट है इट वुड बी लाइबिलिटी ऑफ 0.45। जो बाकी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं उनके ऊपर हम 30% का रेट लेंगे। अब बाकी जो हैं हमारे पास अमाउंट्स, उसमें 3 ये जो अदर रिसीवेबल की है, उसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट 2 आइटम्स हो गए, उसके बाद प्लांट 3 आइटम हो गए, और बिल्डिंग 4 आइटम्स हो गए। तो इन 4 आइटम्स पे हम एक साथ 30% ले लेंगे, दैट वुड बी 40.28। और अब हम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे ले लेते हैं। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। 12 का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर है 1, फिर अदर पेबल में है 2 आइटम्स हो गए, लीज लाइबिलिटी पे 3rd आइटम, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग पे 4 आइटम। तो 4 आइटम्स जो हैं इनको हम ऐड कर लेंगे और इन पे 30% कैलकुलेशन कर लेंगे। दैट वुड बी डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 31.34। और नेट करते हैं हम लाइबिलिटी और एसेट का टेम्परेरी डिफरेंस की बेस पर, दैट वुड बी 9.38 मिलियन। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी ये थी कि हम डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी कैलकुलेट करें, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली, और यहाँ वर्किंग में हम हर आइटम पे अलग अलग कैलकुलेशन भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो पहले ही हमने स्टेप में काम क्या करना है कि टेम्परेरी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेने हैं, एंड वंस दोज आर आइडेंटिफाइड तो फिर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।